अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस चैप्टर को पहले पढ़ें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले लेखक से अवगत होते हैं, इनका परिचय करते हैं। जन्म हुआ था इनका 11 अक्टूबर 1902 में और इनके निधन जो हो गया था वो हो गया था 8 अक्टूबर 1979 में। जन्म इनका हुआ था सीताब दियरा नाम का एक जगह है हमारे यहीं बिहार में, तो सीताब दियरा में इनका जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण का। माता का नाम था फूलरानी और पिता का नाम था हर्षु दयाल। ठीक है। आरंभिक शिक्षा तो इन्होंने घर पे ही ली थी। आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए, उसके बाद 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका भी गए थे। माँ की अस्वस्थता के कारण माँ बीमार रहती थी और जिसके कारण ये पीएचडी नहीं कर पाए थे। ठीक है। पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अगर इनका राजनीतिक कैरियर देखें, राजनीतिक जीवन देखें तो 1929 में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, आपको पता ही होगा। 1929 में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनको जेल जाना पड़ा था और जेल से जब ये निकल के आए थे तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया था। सोशलिस्ट वर्ड जो है ये आप लोगों को मिला होगा सोशल साइंस में। ठीक है। इसका मतलब जो है समाजवाद से रिलेटेड है। 1939 1943 में एक बार फिर से ये जेल गए। 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। इसके अलावा आगे भी घटनाएं इनके सामने दी गई हैं। आपातकाल इमरजेंसी जो लगा था 1975-77 के करीब में, तो उस समय भी इनको जेल जाना पड़ा था और जैसा कि आपको मैंने बताया 1979 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हीं के मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ जो कि आज भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है। और अगर इनके कृतियों की बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक जो है एक रचना इनकी है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। 1965 में समाज सेवा के लिए इनको मैग्सेसे सम्मान मिला था और 1998 में भारत रत्न से भी ये सम्मानित हुए थे। तो ये सारी चीजें थी लेखक के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं चैप्टर, और हम लोग पढ़ने वाले हैं हमेशा की तरह चैप्टर का समरी। मैं आपसे कहूंगा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ें और समरी को इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसको हुबहू अपने एग्जाम में, अपने परीक्षा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए प्रस्तुत पाठ जो है, मतलब ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं संपूर्ण क्रांति, इसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा एक ऐतिहासिक भाषण दिया गया था। एक ऐसा भाषण जो इतिहास के पन्नों में आज भी सुवर्ण अक्षरों में है अंकित। वो भाषण जो उन्होंने दिया था 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। एकदम लोग भरे हुए थे, पूरा का पूरा गांधी मैदान जो है भरा हुआ था लोगों से। और लोग कहते हैं कि ना कोई उनके बाद, जेपी जी के बाद वैसा ना कोई आज तक वक्ता हुआ और ना ही उतनी संख्या में गांधी मैदान में आज तक जो है श्रोता एकत्रित हुए, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। पूरा का पूरा भाषण अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग से इसकी पुस्तक ही है, जनमुक्ति पटना से प्रकाशित की गई है, ये एक अलग पुस्तक ही है इसकी। और इस चैप्टर में हम लोग इसका एक छोटा सा भाग पढ़ने वाले हैं इस भाषण का। भाषण को सुनने के लिए लाखों लोग आए थे, लाखों की संख्या में लोग पूरे बिहार से आए थे और उसमें युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, यंग लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जब भाषण की शुरुआत करते हैं नारायण जी, मतलब कि जयप्रकाश नारायण जी जब भाषण की शुरुआत करते हैं तो भाषण में कुछ यादें आती हैं। कुछ यादें रामधारी सिंह दिनकर की होती हैं, कुछ यादें रामवृक्ष बेनीपुरी जी की होती हैं। और इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम यादों में उनको ऐसा लगता है कि अगर आज ये लोग होते, आज अगर दिनकर जी होते, आज अगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते, तो फिर जो है
ये क्रांति का वीरा जो स्टूडेंट्स के द्वारा, जो विद्यार्थियों के द्वारा मेरे ऊपर सौंपा गया है, ये जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर सौंपी गई है, इस जिम्मेवारी का बोझ कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो है हल्का हो गया होता। अफसोस जताते हैं जयप्रकाश नारायण अपने इस भाषण के द्वारा कि आज दिनकर जी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी दोनों में से कोई भी नहीं है। और अगर आपको याद होगा तो ये 1975 का ये वो दशक था, 1975 जब आपातकाल लगा था। अगर उसके पहले की स्थितियों की हम बात करें, थोड़ा सा अगर ऐतिहासिक कैरियर के तरफ हम बढ़ें, तो आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10th के पॉलिटी में कि उस समय जो है जहाँ तहाँ जो है एकदम भूखमरी सी स्थिति हो गई थी, गरीबी फैली हुई थी, कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। और सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी। वो बस वोट जब आता था, जो इलेक्शन आते थे, तो बड़े बड़े वादे, वो आज भी देखने को मिलता है कि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं जिसको निभाया नहीं जाता है। तो वही कुछ स्थिति थी। और जयप्रकाश नारायण जो था, ये भूखमरी से लोग जो थे, जो स्टूडेंट मुख्य रूप से थे, उन सभी लोगों में एक अलग प्रकार का क्रांति की भावना उभर के आई थी और उन लोगों ने जयप्रकाश नारायण को अपना नेता चुना था। तो वही जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, मतलब इन्होंने खुद से जो है कोई काम शुरू नहीं कर दिया कि चलो क्रांति करेंगे। वो कहते हैं कि मुझे ये जिम्मेवारी जो है युवा पीढ़ी के द्वारा सौंपी गई है, युवा पीढ़ी ने मुझको ये जिम्मेवारी दी है। और जेपी जी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं नेता बना हूँ इस युवा पीढ़ी का, तो मैं बस नाम का नेता नहीं बनूंगा। ऐसा नहीं है कि कठपुतली की तरह जो है मुझको ऐसे ही घुमाया जाए, मैं बस नाम का नेता रहूं और काम जो है कोई और मुझको बताए ऐसे करना है वैसे करना है। इस भाषण में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि मैं बात सबकी सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला जो होगा वो मेरा होगा। मतलब मैं सुनूंगा सबकी, लेकिन जो अंतिम डिसीजन होगा वो मेरा होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग बताते जाओ कि ऐसे कीजिए और तब मैं उसके अनुसार करूंगा, ऐसी बात नहीं होगी। इस भाषण के दौरान लेखक ने अपने परिवार की गरीब स्थिति के बारे में भी जिक्र किया है कि किस तरीके से वो अमेरिका गए। परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बाहर जाके पढ़ें, लेकिन फिर भी अमेरिका में वे गए और वहाँ पे अपने बलबूते पे उन्होंने पढ़ाई की। चूँकि समरी है तो मैंने इसको शॉर्ट रूप में लिखा है। अगर आप इसको पढ़ें पूरे के पूरे चैप्टर को, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जेपी जी ने वहाँ पर जो है पढ़ाई की थी, कौन कौन से काम किए थे, और बहुत ही विकट परिस्थितियों में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। और वहाँ पढ़ाई पूरी करने के बाद वो जो है जब यहाँ आए, तो यहाँ आकर के, चूंकि उस समय तो देश में एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, और वो जो है आए और एक ही बड़ी पार्टी थी जिसमें वो जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद शामिल होने के बाद ये होता है कि लोगों के साथ विचार नहीं मिलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में जिक्र भी किया है कि बहुत बार ऐसा हुआ है जब जवाहरलाल नेहरू जी थे, बापू जी थे, तो उन सब के साथ जो है मेरा अनबन हो गया। उनके विचार मेरे विचार, बहुत बार ऐसे स्थिति आए, ऐसे स्थिति बने जब उनके विचार जो है मुझसे नहीं मिले। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि बहुत से लोग जब मुझसे मिलने आते थे, बहुत सारे नेता जब मुझसे मिलने आते थे, तो सब जो है मुझे लोकतंत्र की शिक्षा देते थे, ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। और मैंने देखा कि जब लोग जो है अपने हक के लिए जुलूस निकालते हैं, तो यही लोग फिर उन लोगों को रोकने के लिए जाते हैं। अब मुझको समझ नहीं आता है कि ये लोकतंत्र की बात करने वाले लोग हैं कि लोकतंत्र में तो लोगों का शासन होता है, और यहाँ पे ये लोग जो लोकतंत्र की शिक्षाएं देते हैं, ये लोग जो है दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचल रहे हैं। लोकतंत्र में अपना अधिकार जो है पूर्णतः जाहिर करने का अधिकार हम लोगों के पास होता है, और ऐसी स्थिति में आप लोग जो है उस चीज को दबा दे रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। ये चीज समझ में नहीं आती। इस तरीके से जयप्रकाश नारायण की अगर आप विचारधारा को देखें तो इनकी विचारधारा पूर्णतः अलग थी।
लेखक के कुछ मित्र जो थे उनका ये मानना था कि इनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप हो जाए। लेखक इस चीज की भी चर्चा करते हैं अपने भाषण में कि लेखक के कुछ मित्र थे जो चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण का और इंदिरा जी का मेल मिलाप हो जाए, ठीक है। लेकिन परेशानी ये थी, लेखक कहते हैं कि उनसे जो है इंदिरा जी से मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, उनसे झगड़ा तो बस मेरा गलत नीतियों से था। उनकी जो नीतियां थी वो जो है कुछ ठीक ठाक नहीं थी और उन नीतियों का मैं बार बार खंडन करता था। लेखक कहते हैं कि मैंने कई बार बापू के भी नीतियों का खंडन किया, मैंने नेहरू जी के भी नीतियों का खंडन किया, और खास तौर पे लेखक ने लिखा है कि खास तौर पे नेहरू जी की जो विदेश नीति थी, जो फॉरेन पॉलिसी थी, उन तमाम नीतियों का मैंने खंडन किया, चाहे वो चीन से उनकी नीति रही हो या अन्य देशों के प्रति उनकी नीति रही हो, जिसका मैंने खंडन किया। और आगे चल के वो सारी की सारी चीजें वो सच साबित हुई। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आगे चल के वो सारी की सारी चीजें सच साबित हुई। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप इन चीजों को भली भांति जानते होंगे कि राजनीतिक कैरियर में कितना, अगर विशेष रूप से अगर हम फॉरेन की बात करें तो कितनी गड़बड़ी हुई है उस रीजन में, वो आप सब लोग जो है इस बात को समझ रहे होंगे। और इस तरीके से कहते हैं जयप्रकाश नारायण की मैंने इन सब चीजों में जो है बुराइयां की, इन नीतियों की आलोचना की। तो ये जो थे, जो बापू थे, जो नेहरू जी थे, इन लोगों ने मेरी बातों का कभी बुरा नहीं माना। एक दो बार ऐसा हुआ था जब नेहरू जी जो है जयप्रकाश नारायण जी से खिसला गए थे, गुस्सा हो गए थे, ऐसा एक दो बार हुआ था। लेखक कहते हैं कि देखिए, राजनीति में गड़बड़ी तब हो जाती है, राजनीति गंदा तब हो जाता है जब इसमें भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। और भ्रष्टाचार बढ़ने का क्या रीजन होता है? भ्रष्टाचार बढ़ने का रीजन होता है चुनावों का खर्चा। चुनाव से पहले तो लोग जो है चुनाव में एकदम अंधाधुंध खर्चा कर देते हैं। आज भी आप लोग देखते होंगे कि चुनाव जब आते हैं तो नेताओं के द्वारा खूब खर्चा किया जाता है, और ना उन पैसों का कोई हिसाब होता है, कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ खर्चा किए गए हैं, ना तो उनका कोई हिसाब होता है। और उन चुनावों के खर्चा होने के बाद जो है वो सारी की सारी चीजें, उन सभी चीजों की भरपाई जो है वो जनता को करनी पड़ती है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि आज जनता को, लोकतंत्र तो है हमारे देश में, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो शासन जनता का हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो। तो हमारे देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन आज जनता को बस इतना ही अधिकार है कि वो चुनाव करे, वो वोट करे, और वोट करने के बाद जनता का अपने प्रतिनिधियों पे कोई अंकुश नहीं रह जाता है। मतलब बस आपने वोट कर दिया, इतना ही हो गया, बात खत्म, आपका अधिकार खत्म। मतलब आज जनता का अधिकार केवल वोट करने भर ही रह गया है। लेखक कहते हैं कि अगर दूसरे देशों की आप बात करो, जो अन्य देश हैं, तो अन्य देशों में जो है वहाँ पे प्रेस हैं, जो पत्रिकाएं हैं, वो इन चीज़ों पे प्रतिबंध लगाती हैं। इसके लिए इंग्लिश में एक चैप्टर भी आपने 12 में पढ़ा होगा, हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है। ये चैप्टर जो है प्रेस से संबंधित ही है कि किस तरीके से दूसरे देशों में प्रेस और पत्रिकाएं जो है नेताओं पे अंकुश लगाती हैं, सरकार पे अंकुश लगाती है। लेकिन हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। हमारे देश में प्रेस और पत्रिकाएं जो है ये शासन पे उतना अंकुश नहीं लगा सकती। तो ऐसी तमाम बातें जिनकी चर्चा जो है जयप्रकाश नारायण ने अपने इस भाषण में कही है, और एक नारा, जहां से एक संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने दिया, और यहाँ से जो है एक बहुत बड़ी क्रांति उभर के सामने आई। और उसके बाद सरकार जो है गिर गई थी कांग्रेस की, आप सभी लोगों को पता है, और वहीं से जनता पार्टी का उदय हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का। तो सच में ये भाषण जो है बड़ा ही मंत्रमुग्ध करने वाला था। और ये है आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको बता दूं कि 10th के लिए हमारा एक चैनल है BACB एग्जाम्स, इसको आप अपने छोटे भाइयों के साथ शेयर कीजिए। इस पे मैं 10th का वीडियो बनाता हूं। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू सो मच।